प्रदीप और सुचिता की शादी प्रदीप के पापा जी ने अपनी पसंद से बिना दहेज के करवाई थी। जबकि प्रदीप की मां विनीता जी का कहना था कि हमारा प्रदीप एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है, उसे तो अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए। बड़े बेटे की शादी में भी हमने अच्छा खासा दहेज लिया था, तो प्रदीप की शादी हम बिना दहेज के क्यों करें। लेकिन इस बार प्रदीप के पिताजी अड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बड़ी बहू का घमंड देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आई थी। इसलिए उन्हें एक साधारण लड़की चाहिए थी, जो अच्छे से घर परिवार संभाल ले। उनका कहना था, जब हमें अच्छी लड़की मिल रही है तो दहेज के लालच में मैं और अच्छी लड़की की तलाश नहीं कर सकता। सुचिता मुझे बहुत पसंद है बहू के रूप में, और प्रदीप की पत्नी तो सुचिता ही बनेगी। और इस तरह से सुचिता प्रदीप की पत्नी और विनीता जी की छोटी बहू बनकर उस घर में आ गई थी। सुचिता के मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दिया था, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत ही नहीं थी। लेकिन हाँ, सुचिता भी एक अच्छे पैकेज पर अच्छी नौकरी करती थी, जो कि जीवन भर का दहेज था, क्योंकि अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यह बात विनीता जी को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वह कभी भी सुचिता को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के डर से कुछ बोल भी नहीं पाती थी। 1 साल पहले प्रदीप के पिताजी का देहांत हो चुका था, और अब विनीता जी सुचिता के प्रति अपनी नफरत गाहे बगाहे जाहिर कर ही देती थी, जिसे सुचिता बखूबी समझती थी। लेकिन प्रदीप को समझ में नहीं आता था। इस बीच प्रदीप और सुचिता की एक बेटी भी हो चुकी थी, जिसे प्यार से वह गुड़िया बोलते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। सुचिता और प्रदीप की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक विनीता जी उसे अपना नहीं पाई थी, क्योंकि वह दहेज लेकर नहीं आई थी। 1 सप्ताह पहले ही गुड़िया की तबीयत अचानक रात में खराब हो गई थी, और उसे तेज बुखार था। अगले दिन उसे डॉक्टर से दिखाने जाना था, और प्रदीप को जरूरी काम से ऑफिस जाना था। इसलिए सुचिता ही गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाने वाली थी। लेकिन इसी बीच सुचिता की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसका अंदाज़ा भी सुचिता को नहीं था। ऑफिस के रास्ते में ही प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया। सुचिता उस वक्त गुड़िया को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, और अपना फ़ोन भी घर पर ही भूल गई थी। जब सुचिता के फ़ोन पर प्रदीप के एक्सीडेंट की खबर आई, तो तुरंत ही विनीता जी उनके बड़े बेटे बहू अस्पताल पहुँचे। प्रदीप की हालत ठीक थी, पर उसका हाथ टूट गया था, और उसे अच्छी खासी चोट भी आई थी, जिसका दर्द उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। इसलिए उसे यह भी ध्यान नहीं था कि गुड़िया की तबीयत भी खराब थी। वह हैरान था कि सुचिता अस्पताल नहीं आई, जबकि उसका एक्सीडेंट हुआ है। विनीता जी को पता चल चुका था कि प्रदीप अब खतरे से बाहर है, तो उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास यही एक मौका था सुचिता और प्रदीप के बीच में दरार डालने का। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, प्रदीप को अभी 1 सप्ताह अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। विनीता जी ने बोल दिया, अरे बेटा, तू भूल गया, सुचिता तो मायके जाने वाली थी ना। तो वह तो अपने मायके में ही है। सुचिता के मायके में कोई फंक्शन है, इसलिए उसने फ़ोन करके बोल दिया है कि वह और उसके मायके वाले तुझे देखने नहीं आ सकते। उसके मायके का फंक्शन खराब हो जाएगा। सुनकर प्रदीप अंदर तक हिल गया कि पति यहाँ अस्पताल में है और पत्नी मायके के फंक्शन में पड़ी है। विनीता जी को बहुत अच्छे से पता था कि सुचिता की चचेरी बहन की शादी है, और उसके लिए सुचिता ने काफ़ी पहले से प्लान बनाया था कि वह 10 दिन मायके में रहने वाली है, और यह बात प्रदीप भी जानता था। इसी बीच यह सब कुछ हो गया। प्रदीप की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी सोचने समझने की शक्ति भी अभी छीड़ पड़ी हुई थी। उसे तो बस इस बात का दुख था कि सुचिता उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उधर सुचिता जब घर आई, तब तक विनीता जी भी घर आ चुकी थी, और सुचिता प्रदीप को फ़ोन करने वाली थी गुड़िया की तबीयत के बारे में बताने के लिए, कि विनीता जी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और बोल दिया कि प्रदीप को एकाएक ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ा है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। वह घर आया था पैकिंग करने के लिए, बहुत जल्दी थी उसे, और तू अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गई थी, इसलिए वह तुझसे और गुड़िया से मिल नहीं पाया, और बोल दिया है 1 सप्ताह तक हम लोग उसकी चिंता ना करें, तू अभी गुड़िया का ध्यान दे। सुनकर सुचिता ने इस बात को सच मान लिया और गुड़िया की देखभाल करने लगी। उसे निमोनिया हो गया था, और डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने के लिए बोला था, इसलिए सुचिता ऐसे भी बहुत परेशान थी। ऊपर से प्रदीप के एक्सीडेंट के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था। विनीता जी और उसके बड़े बेटे बहू ने बहुत बड़ी साजिश रची थी सुचिता और प्रदीप का घर तोड़ने के लिए। उधर अस्पताल में प्रदीप भी हैरान था कि जिस सुचिता को वह इतना ज़्यादा प्यार करता था, वह एक बार भी उसे न अस्पताल में फ़ोन कर रही है और न ही उससे मिलने आई है। प्रदीप सुचिता से कांटेक्ट न कर ले, इसलिए उसके भैया ने मौका पाकर प्रदीप का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और बोल दिया था, तेरा फ़ोन थोड़ा डैमेज हो गया था,
ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बनने दे दिया है। उधर घर में भी विनीता जी अपनी अगली चाल चल रही थी और सुचिता को हर तरह से परेशान कर रही थी ताकि वह परेशान होकर अपनी मायके चली जाए, क्योंकि बेटी की तबीयत की वजह से सुचिता बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज सुबह सुबह सुचिता ने अपनी सास से बोला, मम्मी जी, गुड़िया को भूख लगी है। किचन में दाल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? उसकी सास विनीता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, खत्म हो गया होगा, मैंने क्या अलमारी में बंद कर रखा है? सुचिता हैरानी से खड़ी सास को देखती रह गई। ऐसे मुश्किल समय में सास ने बिल्कुल ही सहयोग करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बुखार से तप रही बेटी की देखभाल कैसे करे। उसने अपनी सास से कहा, तो आप मंगवा दीजिए, आज इसे अस्पताल लेकर भी जाना है। विनीता जी कहने लगी कि पहले ही तेरा पति अपनी बीमार बेटी को छोड़कर बाहर गया हुआ है, तेरे भैया भी अपने ऑफिस में है, भाभी अकेले क्या क्या संभालेंगी, और मुझसे अब यह सब कुछ नहीं होता। तू अपने पापा को फ़ोन करके बुला ले और मायके चली जा, वहाँ पर तेरी बेटी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। तू तो अपनी बेटी को लेकर घर में ही बैठ गई है और घर में और भी बहुत से काम होते हैं, तुझे तो कुछ परवाह नहीं है। सुचिता तड़प उठी और कहने लगी कि मैं भी बहुत परेशान हूँ और इसी बीच प्रदीप भी बाहर चले गए हैं, तो मैं क्या करूँ? ऊपर से उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, इसमें मेरा क्या दोष है? यहाँ गुड़िया की तबीयत इतनी ख़राब है, मैं इसे लेकर अस्पताल जाऊँ या घर की जिम्मेदारियाँ संभालूँ? आप लोग अगर थोड़ी देर तक इसका ध्यान रख लेते तो मैं दाल लेकर आ जाती। उसकी सास कहने लगी कि अपनी परेशानियाँ खुद झेल। सुचिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उधर पल पल बिटिया को बुखार बढ़ता जा रहा था, तो उसने परेशान होकर अपने पापा को फ़ोन लगा दिया। उसके पापा बोले कि मैं तेरे भैया को भेज देता हूँ, तो मायके आ जा, सब ठीक हो जाएगा। पिता के समझाने पर उसने हिम्मत जुटाई, गुड़िया का कुछ ज़रूरी सामान पैक किया, अपने 2-4 कपड़े समेटे और भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। 1 घंटे के बाद उसका भाई बाइक लेकर आया, तो वह बाइक पर बैठकर वहाँ से चली गई। अब विनीता जी कुटिलता से मुस्कुरा उठी। मायके पहुँचते ही सुचिता अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई और उसने गुड़िया को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उसे 1 सप्ताह तक और दवाई का कोर्स चलाना पड़ेगा। धीरे धीरे गुड़िया के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था और उसे भी अच्छा लग रहा था। उधर वह रोज़ ससुराल फ़ोन करती, लेकिन कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। प्रदीप हॉस्पिटल में एडमिट था, इस बारे में अभी तक उसे कुछ पता नहीं था, तो उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि प्रदीप ने अपनी तरफ से एक बार भी फ़ोन करके गुड़िया का हालचाल भी नहीं लिया है, जबकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। यह बात प्रदीप को पता थी। प्रदीप को यह नहीं पता था कि गुड़िया को निमोनिया हो गया है, क्योंकि उसी दिन से तो प्रदीप और सुचिता का मिलना ही नहीं हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 1 सप्ताह में गुड़िया की तबीयत में काफ़ी ठीक हो चुकी थी, तो सुचिता ने भाई से कहा कि अब वह उसे ससुराल छोड़ दे। प्रदीप भी अब आने ही वाले होंगे, अब मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। सुचिता का भाई उसे लेकर ससुराल पहुंचा, लेकिन आंगन में कदम रखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका पति बरामदे में ही बैठा हुआ था। अपनी पत्नी को देखते हुए गुस्से से गरजते हुए आवाज़ में बोला, वहीं रुको, इस घर में कदम भी मत रखना तुम। सुचिता अवाक रह गई कि अचानक से प्रदीप को क्या हो गया है। प्रदीप गुस्से में कहने लगा, तुम ऐसे मायके कैसे चली गई? यहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और तुम्हें अपने मायके का फंक्शन एंजॉय करना था। तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं? सुचिता अपनी सफाई में कुछ बोल पाती, इसके पहले ही विनीता जी प्रदीप को भड़काते हुए बोली, देखना बेटा, मैंने बहू को रोकने की कितनी कोशिश की कि तुम्हारा पति इस हाल में है, वह अस्पताल से वापस आएगा और तुम्हें घर में नहीं पाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। ऊपर से इसने तेरे इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। सारा खर्च तेरे भैया ने किया है। क्या फ़ायदा हुआ इसके नौकरी करने का? क्या यह तेरा इलाज भी नहीं करवा सकती थी? ऐसे समय पर मुसीबत में हमें अकेले छोड़कर मायके भाग गई। सास का झूठ सुनकर सुचिता हैरान रह गई। साथ ही साथ प्रदीप अस्पताल में था, यह बात सुनकर भी वह अवाक रह गई और हैरान होकर बोली, क्या प्रदीप आप अस्पताल में थे? पर मुझे तो यह बात पता भी नहीं थी। लेकिन प्रदीप उसकी कोई बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। वह प्रदीप को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदीप तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में कहने लगा, निकल जाओ इस घर से और जाकर अपने मायके में ही रहो। जब तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, मेरे घर वालों को मुसीबत पर छोड़कर तुम भाग गई, तो फिर सुख के दिनों में मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? सुचिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सास ने गलतफहमी की जो दीवार खड़ी कर दी थी, उसे तोड़ पाना असंभव सा लग रहा था। वह भरे गले से बोली, तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। प्रदीप कहने लगा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। सुचिता की सास उसके पास आई और उसे धक्के मारकर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। सुचिता सड़क पर अकेली खड़ी रो रही थी। उसने फिर से अपने भाई को कॉल लगाया और उसे वापस आने के लिए कहा। उसका भाई थोड़ी देर बाद आ गया था।
सुचिता कहने लगी कि मुझे मायके ले चल। उसका भाई परेशान हो गया और कहने लगा, दीदी आखिर बात क्या है? तो वह कहने लगी, घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। भाई के साथ वो घर पहुँची। आंगन में ही उसके मम्मी पापा बैठे थे। उसने रोते हुए सारी बात उन लोगों को बताई तो वह कहने लगे, तू दामाद जी को मैसेज करके सारी बातें क्यों नहीं बता देती? सुचिता ने एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके सब कुछ लिख दिया। तो उधर से प्रदीप का मैसेज आया कि आप झूठ बोलकर मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। सुचिता को हैरानी हुई कि प्रदीप को अपनी माँ के ऊपर तो यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसे भी गुस्सा आने लगा कि प्रदीप को अपनी पत्नी पर भरोसा क्यों नहीं है। वह उठकर कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। उस रात वह खूब रोई। उसने प्रदीप से बहुत प्रेम किया था। शादी के बाद से ही उसकी सास तरह तरह की चालें चलती थी। बेटे बहू में हमेशा दूरियां उत्पन्न करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुचिता हमेशा पति के साथ मजबूती से खड़ी रहती थी। प्रदीप कितनी ही बार पति का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाता था क्योंकि उसकी माँ को बुरा न लग जाए। इस बात पर भी सुचिता उसे कुछ नहीं कहती थी, कभी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। वह सोचती थी, मैं जितने प्यार से रहूँगी हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। लेकिन आज सास की वजह से उनका रिश्ता खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा था। उधर प्रदीप अलग ही गुस्से में था कि मेरी पत्नी मेरी बीमारी के समय मुझे छोड़कर मायके क्यों चली गई। धीरे धीरे सुचिता का रोना थमा और उसका दिमाग शांत हुआ तो वह सोचने लगी, मेरे पास तो पर्याप्त सबूत हैं जिससे मैं अपने आप को सच साबित कर सकती हूँ। उसने अपनी बेटी की फ़ाइल उठाई और उसकी फ़ोटो खींचकर उसने प्रदीप के मोबाइल पर भेजते हुए लिखा कि देख लो गुड़िया की तबीयत कितनी ख़राब थी, और यह देखो मेरा बैंक स्टेटमेंट जो मैंने गुड़िया के लिए अस्पताल में पेमेंट की है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। बस इतना ही भरोसा और विश्वास था तुम्हें अपनी सुचिता पर। चलो मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारी बेटी कितनी बीमार है, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि पत्नी बाहरी ही होती है और सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। लेकिन कम से कम खून के रिश्तों की कदर तो कर ली होती। गुड़िया से तो तुम्हारा खून का रिश्ता है ना। इन सारे सबूतों को देखकर प्रदीप का दिमाग घूम गया और उसे सारी बातें साफ साफ समझ में आने लगी। उसे समझ में आ चुका था कि घर वाले जानबूझकर उसका और उसकी पत्नी का रिश्ता खराब करना चाहते हैं। यहाँ तक कि उसके भैया भाभी ने भी उसे सच्चाई नहीं बताई थी। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। वह अपनी माँ से सवाल जवाब करने के लिए माँ के रूम की ओर जा रहा था, तभी उसने सुना उसके भैया भाभी और माँ कमरे में बैठे हुए थे। उसकी माँ कह रही थी कि तुम्हारे पापा जी ने तो इस लड़की को बिना दहेज के लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते तोड़वाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। भाभी कह रही थी कि मेरी रिश्तेदारी में जो विधवा लड़की है उसके माता पिता बहुत अमीर है, वह खूब सारा दहेज भी देने को तैयार है। देवर जी की शादी तो मैं उसी लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन बीच में पापा जी ने इस मनहूस को लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया। लेकिन इस बार हम उनके रिश्ते में ऐसी दरार डालेंगे कि अब तो तलाक होकर रहेगा। भैया भी कहने लगे, और क्या, बिना दहेज के किसी के लड़के ले आओ और जीवन भर उसकी जिम्मेदारी निभाओ। यह क्या बात हुई? हम पापा की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। प्रदीप हैरान था कि घर वालों के स्वार्थ के आगे किस तरह से वह अपनों से ही चला गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वह अब किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। वह सीधे अपने रूम में आया। उसने अपने दोस्तों से बातचीत की और उसने एक किराए के मकान का इंतज़ाम किया। उसके बाद उसने अपना और अपनी पत्नी का सारा सामान पैक किया और एक गाड़ी बुलवाकर उसने सारा सामान उसमें लोड करवाना शुरू किया। अब विनीता जी कहने लगी, अरे बेटा, यह सामान लेकर तू कहाँ जा रहा है? तब वह कहने लगा, मैं सब समझ गया हूँ माँ, तुम्हें मेरी पत्नी पसंद नहीं है और तुम उसे मुझसे अलग कर देना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सुचिता मुझे बहुत प्यार करती है। मैं भी अपनी पत्नी और बेटी अपने जीवन में चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस घर से दूर जाकर रहने का फ़ैसला किया है। तुम रहो अपने चहेते बेटे बहू के साथ। विनीता जी गुस्से से फुफकार उठी और कहने लगी कि इस घर से अलग होने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? याद रखना, अगर तू घर से अलग हुआ तो मैं तुझसे कोई हिस्सा नहीं दूंगी। वह कहने लगा, माँ, मुझे बस तुम्हारे प्रेम में हिस्सा चाहिए था। तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे की खुशी नहीं देख रही? तुम्हें बस दहेज चाहिए। समझ लेना, मेरा हिस्सा ही मेरे हिस्से का दहेज था जो तुमने रख लिया। इतना कहकर वह दुखी मन से वहाँ से निकल गया, अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने नए जीवन की नई शुरुआत करने। सबसे पहले वह सुचिता के मायके पहुंचा और वहाँ उसने सुचिता से माफ़ी मांगी।
उसके बाद गुड़िया को जी भर के प्यार किया, क्योंकि उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी के दर्द को भी नहीं समझ पाया। सुचिता भी आंखों में आंसू लिए प्रदीप को देख रही थी कि उसके पति 1 सप्ताह से अस्पताल में था और वह उसे देखने भी नहीं जा पाई, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इतनी बड़ी साजिश रची थी उसके ससुराल वालों ने उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। लेकिन ईश्वर की दया से अब सब कुछ साफ हो चुका था और अब वह एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार था।